और मुतनस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। हाजी अब्दुल्ला के बताए हुए के मुताबिक शारिक ने फौरन ही उसे पहचान लिया। उसके गले में जल्द रंग का एक तकूना रुमाल बंधा हुआ था। शारिक ने भी जेब से उसी रंग का तकूना रुमाल निकाल लिया। पैर उसे एक दो मरतबा होले से झटका, फिर मेज पर रखकर उसकी तह लगाने लगा। समीना अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसने शारिक के पास ये रुमाल पहली मर्तबा टेका था। डी कोस्टा चलने में दरवाजे के करीब ही खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसकी नजरें शारिक की टेबल की तरफ उठती। शारिक के हाथ में जद रंग का रुमाल देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो दरवाजे के सामने से हटकर नपे तुले कदम उठाता हुआ उनकी मेल की तरफ आ गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसने मुस्कुराते हुए शारिक और समीना की तरफ देखा। समीना कुछ बेचैन सी होगी। उसने इधर उधर देखा। 2-3 मेजें खाली थी। ये सामने हमारी टेबल खाली है आप? नहीं समीना, हमें अच्छी एटिकेट का मुजाहिरा करना चाहिए। वो डी कोस्टा की तरफ मुतवज्जो हो गया। जरूर जरूर, तशरीफ रखिए मोहतरम। शुक्रिया। डी कोस्टा एक कुर्सी खींच कर बैठ गया। आदमी अकेला हो तो बड़ी बोरियत महसूस करता है। अगर अच्छी कंपनी मिल जाए तो वक्त अच्छा गुजर जाता है। जी हाँ बिल्कुल, शारिक ने कहा। आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी अच्छी कंपनी की तलाश करता। समीना अब भी सोच रही थी। दरअसल शारिक ने उसे ये नहीं बताया था कि वो यहाँ क्यों आए हैं, बल्कि हकीकत तो ये थी कि उसने समीना को अभी तक हालात से बिल्कुल ही बेखबर रखा था। वो तो अब तक यही समझ रही थी कि वो लोग सैर व तफरीह के लिए यहाँ आए हैं। कराची पहुंचकर उन्होंने एक होटल में क्याम किया। वो दिन भर होटल में पड़े सोते रहे और रात का खाना खाने के बाद शारिक और जमीना होटल से निकल आए थे। नोनतर होटल में रहने को तरजीह दी थी। ये दोनों मुख्तलिफ जगहों पर घूमते हुए इस रेस्टोरेंट में दाखिल हुए थे। इन्होंने काफी पी थी। वेटर बर्तन उठाकर ले गया था। इस वक्त 11 बजने वाले थे और समीना का ख्याल था कि वो लोग जल्दी यहाँ से उठ कर जाएंगे, लेकिन इसी दौरान वो अजनबी टपक पड़ा और वो और शारिक इस तरह बातें करने लगे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हो। हालांकि समीना जानती थी कि शारिक पहली मर्तबा कराची आया था और लाहौर में भी उस शख्स को उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि वो शारिक के सारे ही जानने वालों से तो वाकिफ नहीं थे। शारिक कहीं रोज गायब रहता। हो सकता उस शख्स से भी उसके ताल्लुकात रहे हों। मैं दाढ़ी कड़ी करके इस तरफ आ रहा था कि 2-3 कुत्ते मेरे पीछे लग गए। बी कोस्टा कह रहा था। मैं उन्हें शिकारने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो किसी तरह मेरा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। इत्तेफाक से बिल्डिंग की पहली मंजिल के फ्लैट से किसी औरत ने नीचे कुछ फेंका। वो शायद बचा कुचा खाना था। उसमें कुछ अड़ियां भी थी। कुत्ते अड़ियां खाने लगे और मुझे आगे आने का मौका मिल गया। हंडी कुत्तों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कि कुत्तों से बचने के लिए जेब में हड्डी रखना बहुत जरूरी है। अब तो ये होने से रहा कि हर आदमी हर वक्त जेब में हड्डी लिए फिरता रहे। दी कोस्टा ने हल्का सा गहका लगाते हुए कहा। अलबत्ता कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं और हमें उन तरीकों पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ मिस्टर डी कोस्टा, शारिक ने कहा। वेल, डी कोस्टा बोला, तुमने इस लेडी का तारुफ नहीं कराया। समीना चौंक गई। उन दोनों में से किसी ने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया था और अब वो एक दूसरे को उसके नाम से मुखातिब कर रहे थे। समीना को समझने में देर ना लगी कि वो पहले से एक दूसरे को जानते थे। वो इधर उधर देखने लगी। रेस्टोरेंट का हाल खासा बड़ा था और मुनासिब फासले पर मेजें लगी हुई थी। आमने सामने की दीवारों के साथ 2 छोटे छोटे कैबिन भी बने हुए थे। बाद कैबिनों के सामने पर्दे खींचे हुए थे। इस रेस्टोरेंट में ज्यादातर नौजवान जोड़े ही बैठे हुए थे जो हाल की मदम रोशनी में सर जोड़े सरगोशियों में मसरूफ थे। ये मेरी दोस्त है मिस समीना, शारिक ने समीना का तारुफ कराया। शारिक और बी कोस्टा बातों ही बातों में कोड वर्ड के तबादले से इत्मीनान कर चुके थे कि वो दोनों वही हैं जो उन्हें होना चाहिए। तो चले मिस्टर शारिक, बी कोस्टा ने कहा। ठीक है चलो, शारिक ने कहा और वो तीनों मेज से उठ गए। काफी कबील शारिक पहले ही अदा कर चुका था। वो तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। समीना जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी। पैरों में जोगर थे। इस लिबास में वो बड़ी स्मार्ट लग रही थी। डी कोस्टा बार बार कनखियों से उसकी तरफ देख रहा था। अभी 11:30 ही बजे थे। सड़क पर बड़ी रौनक थी। डी कोस्टा की कार वहां से तकरीबन 50 गज दूर एक साइड स्ट्रीट में खड़ी थी। डी कोस्टा ने स्टीयरिंग संभाली और समीना और शारिक पिछली सीट पर बैठ गए। समीना अब भी परेशान थी कि ये मिस्टर डी कोस्टा है कौन और वो उन्हें कहाँ ले जा रहा है। उसे शारिक से कुछ पूछना चाहा मगर फिर खामोश हो गई। गाड़ी शहर के बारूनक इलाके से निकलकर सब्जी मंडी की तरफ आ गई और फिर सब्जी मंडी के दरमियान एक तंग सी सड़क से होती हुई पिछली तरफ निकल आई। बेले सड़े फलों और सब्जियों की सड़ान पिगा मुताफन हो रही थी। समीना ने नाक पर हाथ रख दिया। गाड़ी जहाँ रुकी थी वो एक हादसा था। लकड़ी की खाली पेड़ियों के अंबार लगे हुए थे। घास फूस भी बिखरा हुआ था। उस हादसे की दीवार भी लकड़ी के तख्तों की थी। लकड़ी के तख्तों ही का एक आरजी सा गेट लगा हुआ था। एक तरफ तारीकी थी और ज्यादातर उसी तरह पेटियों के अंबार लगे हुए थे। कहीं दे हल्की रोशनी का कोई बल्ब जल रहा था।
वो तीनों कार से उतर आए और ये आते वाले फाटक की तरफ चलने लगे। डी कोस्टा सब में आगे था। लकड़ी के फाटक के सामने पहुंचकर वो रुक गया। उसने टूटे हुए तख्तों में हाथ डालकर अंदर से मुड़ी हुई तार का कुंडा हटा दिया और फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। शमीना और शारिन भी उसके पीछे ही फाटक में दाखिल हो गए। कौन हो तुम लोग? रुक जाओ। दाईं तरफ से तारीकी से एक आवाज उभरी। मैं हूँ समंदर खान, डी कोस्टा ने जवाब दिया। ओह कोस्टर, तारीकी ने जवाब दिया और फिर एक लंबा तिरंगा आदमी सामने आ गया। उसने डी कोस्टा का नाम खूब बिगाड़ा था। लाहौर के मेहमान आए हैं, इन्हें पीछे लेकर जाना है, डी कोस्टा ने कहा। समंदर खान ने फाटक बंद कर दिया। उन्होंने लेकर पेटियों के अंबार के पीछे आ गया। यहाँ एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा शेड था। उस शेड के नीचे भी खाली पेटियों के अंबार लगे हुए थे। समंदर खान ने लकड़ी के एक स्टोन के साथ लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। शेड से लटका हुआ 100 वाट का एक बल्ब रोशन हो गया। चारों तरफ पेटियों के अंबार होने की वजह से रोशनी इस शेड ही तक महदूद थी। शेड के नीचे लकड़ी की काली पेटियां बड़े सलीके से नीचे ऊपर चुनी हुई थी। जमीन पर घास फूस थी जो गीली थी और चलने से पिच पिच की आवाजें उभर रही थी। चारों तरफ नागवार सी बू फैली हुई थी। वो एक जगह रुक गए। शमीना इधर उधर देख रही थी। वो अब तक नहीं समझ सकती थी कि डी कोस्टा ने यहाँ क्यों लाया था। डी कोस्टा ने समंदर खान को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर नीचे ऊपर पड़ी हुई खाली पेटियों में से एक पेटी बड़ी एहतियात से खींच ली और फिर 3-4 पेटियां और निकाल ली। पेटियां एक दूसरे के ऊपर इस तरह चुनी हुई थी कि बीच की चंद पेटियां निकाल लेने से अंबार की दूसरी पेटियां अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। समंदर खान अपने लिबास एक पेंसिल टास निकालकर डी कोस्टा के हाथ में थमा दी। डी कोस्टा ने शारा को इशारा किया और वो घास की रोशनी में पेटियों के दरमियान उस खला में झांकने लगा। अंदर नीले पोलीटर की बोरियां पड़ी हुई थी। एक बोरी का मुंह खुला हुआ था। शारे ने हाथ डालकर उसमें से सफेद प्लास्टिक की एक थैली निकाल ली। ये हीरोइन थी और थैली पर नुमाया तौर पर 5 kg छपा हुआ था। शारा कुछ देर तक उस थैली का जायजा लेता रहा, फिर थैली दोबारा उसी बोरी में रख दी और पीछे हट गया। समंदर खान ने बड़ी एहतियात से वो तमाम पेटियां दोबारा उसी तरह सेट कर दी। समीना ये सब कुछ बड़ी हैरत से देख रही थी। अब उसे ये समझने में देर ना लगी कि शारिक उसे महज फैरो तफरी के लिए कराची देकर नहीं आया। हिरण का वो पैकेट देखकर वो सब समझ गई थी कि ये इसका कारोबारी दौरा था और डी कोस्टा नामी इस शख्स की मुलाकात महज इत्तफाक नहीं थी। ये मुलाकात एक बाकायदा प्रोग्राम के तहत हुई थी और ये प्रोग्राम गालबन लाहौर से रवाना होने से पहले ही तय कर लिया गया था। लकड़ी की पेटियों वाले उस हादसे से निकलकर वो दोबारा कार में आ गए। समंदर खान फाटक बंद करके दोबारा तारीकी में गायब हो चुका था। कार सब्ज मंडी की दूर से निकली तो समीना ने इत्मीनान का सांस लिया। गले जरे फलों और सब्जियों की सड़ांड तो उसका दिमाग फटने लगा था। मुझे तुम्हारी छोटी सी मदद की जरूरत पड़ेगी डी कोस्टा, शारिक ने कहा। वो इस वक्त डी कोस्टा के साथ अगली सीट पर बैठा हुआ था और समीना पिछली सीट पर थी। किस किस्म की मदद चाहते हो? डी कोस्टा ने पूछा। 1-2 ऐसे आदमियों से मिलवा दो जिनसे मैं कुछ काम ले सकूं, लेकिन वो आदमी हर लिहाज से काबिल एतमाद और पढ़े लिखे होने चाहिए, शारिक ने कहा। ठीक है, मैं कल एक आदमी को तुमसे मिला दूंगा, वो तुम्हारे मसले हल कर देगा, मिस्टर डी कोस्टा ने जवाब दिया। कार शहर के उस इलाके में पहुंच गई जहां उनका रिहायशी होटल था। डी कोस्टा ने कार होटल से दूर ही रोक ली। एक बात और, शारिक ने डी कोस्टा की तरफ देखते हुए कहा, होटल में रहकर हम आजादी से काम नहीं कर सकते। किसी अच्छे इलाके में रिहाइश के लिए मकान और गाड़ी का भी बंदोबस्त करना होगा ताकि हम आजादी से काम कर सकें। कल दोपहर के वक्त तुम लोग मकान में मुंतकिल हो जाओगे और गाड़ी भी मिल जाएगी। 1 बजे होटल में मेरे फोन का इंतजार करना, डी कोस्टा ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, शारिक कहते हुए दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया। वो दोनों पैदल चलते हुए होटल की तरफ आ गए। इस वक्त रात का 1 बज चुका था। होटल का लोहे का जंगरे वाला गेट बंद हो चुका था। अंदर की तरफ कुर्सी पर एक दरबान बैठा हुआ था। उसने उन्हें देखकर दरवाजा खोल दिया और वो दोनों अंदर आ गए। नौलखा अपने कमरे में सो चुका था। ये दोनों अपने कमरे में आ गए। इन दोनों ने होटल में मियां बीवी की हैसियत से अपना इंदराज करवाया था। ये सब क्या है? शमीना ने दरवाजा बंद करते हुए शारिक की तरफ देखा। मैं तो समझी थी कि हम यहाँ सैरो तफरी के लिए आए हैं और चंद रोज बाद बाहर चले जाएंगे, लेकिन ये मिस्टर डी कोस्टा और खाली पेटियों के अंबार में छुपी हुई वो हीरोइन, लाहौर में तुम्हें ये सब कुछ बताने का मौका नहीं मिल सका, शारिक ने जवाब दिया। हम चंद रोज कराची में रहेंगे, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। इस दौरान तुम और नौलखा आजादी से कराची की सैरो तफरी करते रहना। इस मिशन के बाद मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग चंद रोज के लिए मुल्क से बाहर चले जाएंगे। विजन क्या है? समीना ने उसे घूरा। हीरोइन की एक बड़ी खेप जो समुद्री रास्ते से एक गैर मुल्की जहाज पर मुंतकिल करनी है, शारिक ने कहा और फिर उसे पूरी तफसील से सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो कह रहा था, ये मिस्टर डी कोस्टा हाजी अब्दुल्ला का आदमी है।
हीरोइन भी तुम देगी झुकी हो। अब इस हीरोइन को कराची से निकालकर खुले समंदर में उस गैर मुल्की जहाज पर मुंतकिल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सिलसिले में मसरूफ रहूंगा, तुम नौलखा के साथ घूमती फिरती रहना। समीना जवाब देने की बजाय बिस्तर पर लेट गई। उसने सिर्फ जोगल उतार कर एक तरफ फेंक दिए थे, कपड़े तब्दील नहीं किए थे। कुछ देर बाद शारिब भी उसी बेड पर लेटा हुआ था। चंद मिनट बाद वो दोनों नींद की आगोश में पहुंच चुके थे। उस शख्स का नाम तो अगरचे खुरम था, लेकिन वो अपने हल्के में टैटू के नाम से मशहूर था। उसकी उम्र 27-28 साल रही होगी। दराज कामत, सेरमन जिस्म, बोरी चिट्टी रंगत, पेंसिल जैसी बारीक मूंछें उसके चेहरे पर बड़ी बली लग रही थी। वो कराची यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था। उसके माँ बाप उसे जो कुछ बनाना चाहते थे वो तो नहीं बन सका, लेकिन वो एक हुंडा बन गया था। और एक हुंडा भी ऐसा जिसके ताल्लुकात बहुत ऊपर तक थे। उसके जानने वालों को हैरत होती थी कि टैटू जैसा आदमी आला सरकारी अफीसरों के दफ्तरों और MPA और MNOs वगैरह के दफातर में बेतकल्फी से किस तरह घुस जाता है। बाद लोग जो टैटू को जानते थे, उनका टैटू के बारे में ख्याल था कि वो अफसरान और आला शख्सियात को ब्लैकमेल करता है। उनकी कोई ना कोई दुखती रग उसके हाथ में है और वो उसके इशारों पर नाचने पर मजबूर है। शारिब के लिए टैटू बड़े काम का आदमी साबित हुआ। एक तरफ उसके ताल्लुकात बहुत ऊंची सतह तक थे और दूसरी तरफ नायत निचली सतह पर भी उसका मिलना मिला रहा था। शारिब ने टैटू की मदद से एक दिन स्मिथ से राब्ता कायम किया और अपनी निगरानी में लोहे की चादर का एक कंटेनर तैयार करवाया। ये कंटेनर ऊंचाई में कम था, लेकिन चौड़ाई ज्यादा थी। कंटेनर तैयार करवाते वक्त इस बात का ख्याल रखा था कि हीवन की 5-5 किलो वाली 100 थैलियां आसानी से उसमें समा सके। कंटेनर तैयार करवाने के बाद शारिब टैटू के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। इन जगहों में कुछ सरकारी दफातर भी थे और बाज़ दुकानें वगैरह भी, जहां से कुछ सामान खरीदा गया था। शारिब के ख्याल में टैटू ज्यादा काबिल एतमाद नहीं था, लेकिन वो उसे अपने साथ रखने पर मजबूर था। इन तमाम कामों से निपटने के बाद शारिब टैटू को लेकर कराची से कई मील दूर माई गिरों की एक बस्ती में पहुंच गया। उनके साथ समीना भी थी। इसी दौरान शारिब ने महसूस किया था कि टैटू बड़ी ललचाई नजरों से समीना की तरफ देखता रहा था और वो शारिब की बजाय समीना ही से ज्यादातर बात करने की कोशिश करता था। समीना भी चेहरे पर उलझन के तासरात साफ नजर आ रहे थे। माई गिरों की बस्ती में नूरू चाचा को तलाश करने में उन्हें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। नूरू चाचा की उम्र 60 के लगभग रही होगी। सर के बाल बल्ब की तरह सफेद और कलीम शेर और रंदत तबे की तरह से आधी। उसकी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी थी, लेकिन अब कुछ अरसा से उसने समंदर में जाना छोड़ दिया था। नूरू चाचा 3 लांचों का मालिक था। एक उसका बेटा खुद चलाता था, बाकी 2 उसने ठेके पर दे रखी थी। थे तो ये लोग माही वीर, लेकिन आम तासर ये था कि ये लोग दूसरों के साथ मिलकर मुनशियात और इंसानों की स्मगलिंग भी करते थे। समंदर की निगरान लांचों को धोखा देकर खलीज की साहिली रियासतों तक पहुंच जाना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फरमाओ साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नूरू चाचा ने बारी बारी उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। वो इस वक्त एक झोंपड़े में चटाई पर बैठे हुए थे और उनके सामने कैदी की प्यालियां रखी हुई थी। झोंपड़े से गार्ड पर खड़ी हुई माही गिर की लांचें और समंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। हमें एक लांच चाहिए, बहुत अच्छी हालत में और तेज रफ्तार। शारिब ने कैबे की प्याली उठाते हुए था। किस मकसद के लिए? नूरू चाचा ने पूछा, फिर खुद ही बोला, अगर आपको लांच स्मगलिंग की गर्ज से चाहिए तो फिर मैं माजर चाहूंगा। मैं इस किस्म के गैर कानूनी धंधे नहीं करता। मेरी सारी जिंदगी समंदर में गुजरी है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दूसरों को मुझ पर उंगली उठाने का मौका मिल सके। तुम गलत समझे नूरू चाचा, शारिब ने कहा। हमारा ताल्लुक एक ऐसे प्राइवेट इदारे से है जो समंदर में मुख्तलिफ किस्म की तहकीकात करता है। हमारे इदारे के पास अपनी 2 लांचें हैं, लेकिन इत्तेफाक से दोनों लांचें समंदर में गई हुई हैं। इसलिए हमें लांच की जरूरत पड़ गई है। आपको इदारे की तरफ से जमानत फराहम की जाएगी कि इसे गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नूरू चाचा चंद में खामोशी से उन तीनों की तरफ देखता रहा, फिर बोला, लांच आपको कितने दिनों के लिए चाहिए? कम अज कम 1 हफ्ते के लिए, ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, शारिब ने जवाब दिया। इत्तफाक से बेरी को लांच आज सुबह ही समंदर से वापस आई है जो आपके काम आ सकती है। आप लोग पहले लांच देख लें, उसके बाद बाड़ा वगैरह तय कर लेंगे। नूरू चाचा कहते हुए उठ गया। वो लोग झोंपड़ी से निकलकर घाट पर आ गए। कई कश्तियां और लांचें खड़ी थी। ज्यादातर ऐसी थी जो सिर्फ माही गिरी के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। अलबत्ता 2 लांचें ऐसी भी नजर आ रही थी जिन पर बाकायदा कैबिन बने हुए थे। वो लोग जेडी से होते उस लांच पर आ गए जिसके कैबिन पर नीले रंग में एक चौड़ी पट्टी बनी हुई थी। कैबिन के नशे पर 3 आदमी काम कर रहे थे। 2 जाल समेट रहे थे और एक तरशे की सफाई कर रहा था। मछली की बू नुमाया तौर पर फिजा में फैली हुई रही। ये लांच मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, नूरू चाचा ने कहा। इसमें 2 कैबिन है और इंजन बेहतरीन हालत में है। चंद रोज पहले इंजन की ओवरऑलिंग कराई गई है। मोरो घूम फिर कर लांच देखने लगे और फिर उसके किराए की बात होने लगी।
नूरू चाचा बहुत ज्यादा मांग रहा था, लेकिन बहरहाल उनमें मामला तय हो ही गया। तुम लोग कब जाना चाहते हो? नूरू चाचा ने पूछा। 3-4 दिन तो लगेंगे, शारिक ने जवाब दिया। इसी दौरान हमें लॉन्च पर कुछ काम करना होगा, कुछ आलात और मशीनें फिट करनी होगी। ताले मैं अपने कारीगरों को लेकर आ जाऊंगा और जैसे ही काम मुकम्मल होगा हम रवाना हो जाएंगे। लॉन्च के नमले के 3 आदमी हैं, उनका खर्च भी तुमको देना होगा, नूरू चाचा ने कहा। खर्च तो खाने पीने का ही होगा और जाहिर है वो खाना हमारे साथ ही खाएंगे, भूखे तो नहीं देंगे, शारिक ने जवाब दिया। नूरू चाचा को 10,000 रुपए एडवांस दे दिए गए और वो दोनों शहर वापस आ गए। उसी रात शारिक समीना और डी कोस्टा को लेकर सब्जी मंडी पहुंच गया। लोहे की चादरों वाला कंटेनर पहले ही वहां पहुंच चुका था। रात के सन्नाटे में बड़ी खामोशी से इरवन की थैलियां वाटरप्रूफ बैग्स में डालकर आईनी कंटेनर में पैक कर दी गई। कंटेनर को इस तरह बंद कर दिया गया ताकि उसमें पानी दाखिल होने का एहतमाल ना रहे। कंटेनर को फिर लकड़ी की खाली पेटियों के अंबार के पीछे छुपा दिया गया। दूसरे दिन शारिक 2 कारीगरों को लेकर माई गिरों की बस्ती पहुंच गया। उन कारीगरों के साथ एक पोर्टेबल वेल्डिंग प्लांट भी था। समीना और डी कोस्टा भी शारिक के साथ थे। वो टैटू को जानबूझकर साथ नहीं लाया था। शारिक दिन भर अपनी निगरानी में कारीगरों से काम करवाता रहा। लांच के नीचे 4 जगहों पर लोहे के हुक लगाकर उनमें लंबी लंबी आईनी पेटियां लगवाई गई थी। शाम को वो लोग वापस आ गए और अगले रोज फिर घाट पर पहुंच गए। इस मर्तबा टैटू 9 लाख का भी साथ थे। लकड़ी की 2 पेटियां भी थी जिनमें कुछ हालात थे। उनमें से कुछ हालात एक कैबिन में सेट कर दिए गए और कुछ बाहर पर मुख्तलिफ जगहों पर लगा दिए गए। वो अपने काम में मसरूफ ही थे कि नूरू चाचा आ गया। कल रात को हम लोग यहाँ से रुखसत हो जाएंगे नूरू चाचा, शारिक ने कहा। हमने यहाँ अपने बहुत कीमती आलात लगवा ली हैं, इसलिए हमारा ये आदमी रात को यहीं रहेगा। मुझे भी एतराज हो सकता है, नूरू चाचा ने जवाब दिया। कल शाम से पहले पहले लॉन्च के इंजन वगैरह चेक करवा लें और तेल भरवा लें। हम आधी रात को रवाना हो जाएंगी, क्योंकि सुबह सवेरे हमको उस जगह पहुंचना है जहां हम अपना तहकीकी काम शुरू करेंगे। सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम लोग फिक्र मत करो, नूरू चाचा ने जवाब दिया। शाम का अंधेरा फैलने से पहले वो लोग वापस आ गए। 9 लाख को लॉन्च पर ही छोड़ दिया गया। शारिक ने टैटू को अगले दिन मुलाकात के लिए कहकर रुखसत कर दिया और वो लोग फेडरल बी एरिया में उस मकान पर आ गए जिसका बंदोबस्त डी कोस्टा ने किया था। यहाँ खाना वगैरह पकाने के लिए एक मुलाजिम भी था। ये लोग उसे बताकर गए थे कि रात का खाना घर पर ही आकर खाएंगे, इसलिए उसने खाना तैयार कर रखा था। उन तीनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और उसके साथ ही कल का प्रोग्राम भी तय करने लगे। जिस हाल पर उन्हें इवन की ये खेप मुंतकिल करना थी, वो हफ्ते की सुबह पाकिस्तान की समंदरी हदूद के बाहर एक खास मुकाम पर पहुंचने वाला था। शारिक ने जहाज के टाइम टेबल को मद्देनजर रखते हुए अपना प्रोग्राम तरतीब दिया था। वो जुमेरात की रात को साहिल से रवाना होकर और बड़े इत्मीनान से सफर करते हुए मुकर्रर वक्त से कई घंटे पहले वहां पहुंच सकते थे। दी कोस्टा तकरीबन 12 बजे वहां से रुखसत हो गया। मुलाजिम भी ऊपर छत पर वाक़ अपने कमरे में जा चुका था। शारिक ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और समीना की तरफ देखने लगा। समीना ने 9 लाख के साथ 2-3 दिन कराची की सैर की थी और फिर शारिक के साथ काम में मसरूफ हो गई थी। आज भी वो बहुत थक गई थी, बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह वो देर तक सोते रहे, बाहर का कोई काम नहीं था, इसलिए शाम तक घर पर ही रहे और फिर शाम का अंधेरा फैलने से ही वो लोग मकान से रुखसत हो गए। जब वो लोग सब्जी मंडी के अकबी हिस्से में वाक़े खाली पेटियों वाले उस गोदाम में पहुंचे तो वहां दरमियाने साइज का मजदे का एक ट्रक तैयार खड़ा था। उस पर लकड़ी की पेटियां लदी हुई थी और उन पेटियों के नीचे वाइनी कंटेनर था जिसमें 500 किलो इरवन रखी गई थी। डी कोस्टा ड्राइवर के साथ ट्रक पर बैठ गया। ट्रक मंडी से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसके कुछ ही देर बाद समीना और शारिक भी एक टैक्सी पर माई गिरों की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। शारिक और समीना ट्रक से पहले ही माई गिरों की बस्ती पहुंच गए। ट्रक आधे घंटे बाद पहुंचा था। ट्रक रुकते ही पेटियां उतारकर उसमें से आईनी कंटेनर उतार लिया गया। ठीक उसी वक्त नूरू चाचा भी पहुंच गया। ये क्या है भाई, इसमें क्या है? नूरू चाचा ने कंटेनर की तरफ इशारा किया। इसके अंदर आलात लगे हुए, ये डब्बा पानी की तह में रहेगा और इसके अंदर लगे हुए आलात हमें समंदर के बारे में वो मालूमात फराहम करेंगे जिनकी हमें जरूरत है, शारिक ने जवाब दिया। नूरू चाचा मशकूक निगाहों से कभी कंटेनर और कभी शारिक वगैरह की तरफ देखता रहा। शारिक ने बहरहाल उसे मुतमईन कर दिया कि इस डब्बे में तहकीकाती आलात ही लगे हुए हैं। उसने वादे के मुताबिक आधी रकम नूरू चाचा के हवाले कर दी और तैयारी पाया कि बाकी रकम वापसी पर अदा की जाएगी। कंटेनर को लांच के निचले हिस्से में पहले से लदी हुई पेटियों में बांध दिया गया और अब वो सब लोग दुआ मांग रहे थे कि रवानगी तक का वक्त खैरियत से गुजर जाए। प्रोग्राम के मुताबिक 10 बजे के लगभग टैटू भी पहुंच गया। उसके साथ एक और आदमी को देखकर शारिक चौंके बगैर नहीं रह सका था। हालांकि किसी और आदमी को साथ ले जाने के लिए उनमें कोई बात नहीं हुई थी। वो आदमी शक्ल से छटा हुआ बदमाश लगता था। ये कौन है?
शारिर ने टैटू से पूछा, ये मेरा खास आदमी है। टैटू ने जवाब दिया, हम जिस मुहिम पर जा रहे हैं इसमें इस किस्म के आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।